नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे हल्दी की, जहां पर नियर ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। तो सुनहरी चमक यहां पर हल्दी में, फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग हैं ही और बाजार मानता है कि यहां से और तेजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन कैसे करने चाहिए आपको अपने ट्रेड्स, ये बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अच्छी खासी तेजी अब भी बरकरार है और अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास सोना कारोबार करता हुआ बाजार को लगता है कि 67,000 जैसे स्तर अब इंडियन मार्केट्स में बहुत दूर नहीं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, $2,200 की अब यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मूड थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया है। बाजार को अब मंथली रिपोर्ट्स का इंतजार है, जो कि ओपेक, IEA और EIA तीनों ही जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वहां से आएंगी, जो बताएंगी कि आगे जाकर अगले एक महीने में ग्लोबल डिमांड कैसी रह सकती है। तो उससे पहले हल्की सी बढ़त हमने यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोहर सारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा, हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जुड़ेंगे और साथ ही होंगे मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने। शुरुआत लेकिन यहां पर हल्दी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अपर सर्किट्स के साथ यहां पर काम होता हुआ नजर आया है। तेजी यहां पर बरकरार है, बाजार को लगता है फसल कम है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कमजोर है और मांग सामने अच्छी खासी। यहां से भाव किस तरह से रह सकते हैं, हार्दिक जी, क्या लगता है आपको? मनीषा जी, जी हल्दी के भाव अब लगभग क्रॉप और डिमांड सप्लाई पे निर्भर करेंगे। जी हल्दी की जो भाव थे, पीक सीजन था, वो सांगली और निजामाबाद जो सबसे पहले अराइवल आती है, उसकी अराइवल लगभग 60 से 70% अराइवल आ चुकी है। वो अराइवल इतनी बड़ी आने के बावजूद भी हल्दी में लगभग 40 से 50 रुपए किलो बढ़ गया है, क्योंकि जो फसल बुआई कम हुई थी 25 से 30% और बारिश कम ज्यादा होने के कारण से जो ईल्ड आना चाहिए था वो 15 से 20% ईल्ड कम आया है। तो पिछले साल के क्रॉप के मुकाबले आने वाला जो फसल है वो 50% के ऊपर नहीं आने की संभावना सभी को पक्की हो गई है। और अब जो सबसे बड़ा फसल आएगा वो आएगा मराठवाड़ा का। तो मराठवाड़ा का भी हार्वेस्टिंग चल रहा है, किसानों ने सीडिंग निकालना चालू हुआ है, तो उसकी भी रिपोर्ट अब आना चालू हुए हैं कि 15 से 20% उसमें भी यील्ड जो है वो कम आने की आशंका पक्की हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 रुपए किलो ये 10 दिन में बढ़ गया है। रिएक्शन की बहुत जरूरत है, रिएक्शन से बाजार मजबूत होता है। तो अब जितने भी पाइपलाइन लगभग खाली है। पिछले साल के मुकाबले जो गवर्नमेंट के पास 10 लाख पूरी माल पड़ा हुआ था स्टॉक के अंदर, वो पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। पिछले साल ओलियोरिजन प्लांट की डिमांड लगभग ना के बराबर जीरो थी। वो इस बार ओलियोरिजन प्लांट वाला की कर्क्यूमिन की डिमांड लगभग पूरी आ चुकी है। जहां गुंडलपेट का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, वो पूरा 5 से 6 लाख बोरी का फसल लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन में आया था, वो पूरा फसल कर्क्यूमिन प्लांट वाले के कंजम्पशन में जा रहा है। ऐसा देखा जाए तो इस पिछले साल लगभग 1 करोड़ बोरी टोटल फसल आया हुआ अनुमान है। तो नेक्स्ट ईयर ये जो 2024 का फसल है, ये 50 लाख बोरी के ऊपर फसल नहीं आने का अनुमान है। और जो दिसंबर एंड जनवरी एंड के आजू बाजू हम कैरी फॉर स्टॉक निकालते हैं, वो 25 से 30 लाख बोरी का कैरी फॉर स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों देखा जाए तो सेलिंग सेंटर के अंदर जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, यहाँ पे भी पिछले साल के मुकाबले स्टॉक कम हुआ है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख बोरी की अपनी खपत और सप्लाई से प्रोडक्शन सेंटर और कैरी फॉरवर्ड का 80 लाख बोरी और सेलिंग सेंटर का भी पकड़ा जाए, फिर भी 15 लाख, तो 95 का सप्लाई होता है। ऐसा देखा जाता है कि कभी भी 15 से 20 लाख बोरी डेड स्टॉक रहता है, जो कि ना के बराबर दिखता ही नहीं हर सेंटर। तो अपने को डिमांड सप्लाई के हिसाब से लगभग 20 लाख बोरी शॉर्टेज 2024-2025 में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो किसान को आकर्षण होगा हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि हल्दी के भाव बहुत बढ़िया है, तो किसान जो इस फसल का सीड घर में रखेगा उसमें भी 5 से 7% क्रॉप कम होने की आशंका है। ये सारे देखा जाए तो 2024 अपने पिछले साल से बात करते आ रहे हैं कि अपना 2024-2025 यह हल्दी का राम राज्य, हल्दी का सुवर्ण काल और हल्दी के भाव पिछले 10-20 पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे भाव ये 2024 और सबसे बड़ी जो भाव आएंगे, एनसीडीएस के कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई फ्यूचर भाव हो, हर 2 महीने में हल्दी का भाव अपने अपने स्तर से ऊपर होते जाएगा, निचला स्तर छोड़ते जाएगा।
ओके और काफ़ी हद तक हार्दिक जी ये कहा जा रहा है कि हल्दी अब अगला जीरा हो सकती है, जहां पर हमने भाव 20,000 से चढ़ते हुए और 65-68 तक ऊपर जाते हुए देखे थे, लेकिन उसी हिसाब से मुनाफा वसूली भी आई थी। क्या उस तरह की कंसर्न्स हल्दी में भी हैं? क्योंकि फंडामेंटल्स तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा तेज़ी पिछले कई दिनों में हमने होते हुए भी देखी है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, खरीदारी है, ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि और काफ़ी सारे स्टॉक स्पेकुलेटर्स भी बाजार में यहाँ पर घुसते हैं। क्या वो कंसर्न यहाँ पर इस कमोडिटी में भी है? जीरा में देखा जाए तो दुनिया में अलग अलग कंट्रियों में जीरा होता है। इंपोर्ट के कारण से लास्ट टाइम में जीरा इसका बाजार नीचे आ गया था, लेकिन हल्दी यहाँ पूरे विश्व में सिर्फ भारत में होती है और बाकी जहां भी होती है वो एकदम नॉमिनल 1-2% क्रॉप का देखा जाए तो उतना ही फसल होता है। तो हल्दी को कोई भी कंट्री में हल्दी होगी नहीं और सप्लाई सिर्फ इंडिया से ही होगा। तो जीरा की कहानी हल्दी से जोड़ के मतलब नहीं है। जिस प्रकार से कमोडिटी बाजार में देखा जाता है कि हल्दी जीरा होगा, तो आने वाले भविष्य में ये मिसाल दी जाएगी कि अब जीरा हल्दी होगा। इस प्रकार के भाव आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। राइट तो ये तो आपने हमें बता दिया कि रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं हल्दी में, और ये बात बहुत करेक्ट है इन सम सेंस कि जब भाव चढ़ने शुरू होते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि कहाँ तक प्राइसेस जा रहे हैं। लेकिन एज ट्रेड एज इंडस्ट्री आप कहाँ पर देखते हैं प्राइसेस जाता हुआ? ये जो सारे फंडामेंटल्स आपने डिस्कस किए हैं, क्या ये सारे फैक्टर इन हो चुके हैं? यहाँ से और तेजी है, और अगर है तो कितनी? नहीं, अब यहाँ से देखो 150 रुपए के फिजिकल के जो भाव थे, आज वो 175 रुपए के भाव बन चुके हैं। अब यहाँ पे करेक्शन बहुत जरूरी है। करेक्शन के कारण से बाजार और मजबूत भी होता है। 5-10% का अगर करेक्शन इसमें जो भी आता है, इसमें हर अपना इंडस्ट्री बाइंग के लिए कोशिश करेगा और सप्लाई सेंटर के लिए सप्लाई लेने के लिए सिर्फ अब बचा है मराठवाड़ा सेंटर, जो किसानों का बड़ा माल आना बाकी है। तो यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे 10-15% की अगर मंदी आती है, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बननी चाहिए। और जहां भी पूरे साल भर यानी आने वाला फसल अब फरवरी मार्च के बाद आएगा, कभी भी हर करेक्शन में माल लेना चाहिए। पूरे साल बेच के काम करने की अब कमोडिटी यह नहीं बची है, तो खरीदारी लेके ही करके करने की काम यह कमोडिटी है। राइट हल्दी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि अगर पिछले 1 महीना, 3 महीना और 6 महीने के चार्ट्स भी देखें तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमने लगातार यहाँ पर हल्दी में आता हुआ देखा ही है। अपर सर्किट्स पे पिछले 2 दिनों में लगातार कारोबार हुआ है और आज भी खरीदारी के साथ ही काम है। 19,340 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और जैसे कहा गया कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। एक हफ्ते में 12% और एक महीने में 26% की तेजी हम यहाँ पर हल्दी में आता हुआ देख चुके हैं। और अगर इस साल की बात की जाए तो 36% की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। ऑल टाइम हाइज की बात इस साल और अगले साल तक की भी की जा रही है, लेकिन जैसे कहा गया कि कुछ करेक्शंस और मुनाफा वसूली लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो क्लियरली एक सुनहरी कमोडिटी के तौर पर यहाँ पर हल्दी में कारोबार होता हुआ। हार्दिक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फिगर्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि दर्शकों को एक ईज रहेगी जानने में कि कैसी फसल है, क्या आवक है, कितनी डिमांड है, कैरी फॉरवर्ड क्या है। आपने काफी आसान शब्दों में वो एक्सप्लेन किया है। ये तो बात हुई हल्दी की, लेकिन बात अब यहाँ पर सोने की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी चमक अब भी बरकरार है। इस साल का लो जो है सोने का वो $1992 पर आउंस है और हाईज ऑलमोस्ट $22। एक ब्रीफ हमने वहां पर लेवल टच होते हुए देखा। किशोर, जिस तरह की तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है और काफी हद तक ये तेजी पिछले 1 महीने में आती हुई नजर आई है, जो हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर है, कुछ स्टेबिलिटी है। आज ऑफकोर्स यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है, लेकिन गोल्ड का ये गोल्डन रन और जो अब डेटा बाजार आगे एक्सपेक्ट कर रहा है, इन्हें आप कैसे कनेक्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक गोल्ड का जो रैली है इट्स नॉट सरप्राइजिंग, बट क्या है कि मार्केट्स टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था, बट अदरवाइज मार्केट वर एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे। सो अराउंड समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त के साथ शुरुआत करते हुए ईयर एंड तक प्रॉब्ली 2 रेट कट्स मार्केट अभी भी प्राइस इन करके चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन थोड़ा सा अगर कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आया तो वहाँ से आपको रैली देखने के लिए मिला था। आई थिंक थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। ट्रेंड अभी भी तेज़ी का है, 2380 2400 तक भी अपसाइड है। सो थोड़ा अगर डिप्स मिलता है 65-800 के आसपास यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अपसाइड में 66-400 66-500 अभी भी बरकरार है। तो यहाँ पे एक करेक्शन उम्मीद है, बट बहुत लंबा करेक्शन नहीं रहेगा। अगर एक करेक्शन आता भी है किशोर, तो कहाँ तक आ सकता है? क्या $2000 अनाउंस अब इस साल का बॉटम समझ के चलें?
I think 1980 will be the worst case scenario मान सकता हूँ 1980 और probably I think short term में अगर देखेगा तो 2100 2100 2120 के आसपास का जो लेवल्स है वो थोड़ा बहुत आ सकता है बट बहुत बड़ा नहीं आएगा। इंडियन मार्केट में अगर देखें 65 300 65 500 इज अ डाउनसाइड पोटेंशियल। ओके तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा, करेक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइसेस को और इंडियन मार्केट्स में अब जिस तरह का खरीदारी ऑलमोस्ट एट अ पॉज और हॉल्ट आती हुई नजर आई है, किन लेवल्स पे आपको लगता है बाइंग फिर से लौटेगी? देखिए फेड इंटरेस्ट रेट जो कट करने वाला है उसके मद्देनजर प्राइसेस इतने तेजी से बढ़े। आज इन्फ्लेशन के डेटा हैं, इन्फ्लेशन के डेटा लगभग ये तय कर देंगे कि फेड क्या वाकई में इंटरेस्ट रेट कट करेगा या नहीं। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कहीं पर भी इन्फ्लेशन के आंकड़े गोल्ड की रैली को रोकने में कामयाब हो गए या इस तरह के आंकड़े आए कि फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, अब थोड़ा और वक्त लगेगा, तो बहुत बड़ा इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, जो करेक्शन यहाँ से करीबन 120-130 डॉलर का भी हो सकता है। लेकिन यदि इन्फ्लेशन के आंकड़े गोल्ड को फेवर करते हैं तो डेफिनेटली हम 2214-2220 तक का स्पॉट मार्केट में गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। जहाँ तक भारतीय बाजारों के सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बाइंग लगभग 30% to 40% ही बाइंग है, क्योंकि ईयर एंडिंग है, आगे इलेक्शन है और इस बार शादियों के भी सीजन नहीं है और होली के पीरियड के दरमियान थोड़ी सी बाइंग भी कम हो जाती है। मुझे लगता है भारतीय बाजारों में यदि खरीदारी को लौटना है तो गोल्ड के प्राइसेस को कहीं ना कहीं 62,000 के आसपास सेटल होना पड़ेगा। यदि ये नहीं होता है तो खरीदारी को वापस लाने के लिए कम से कम 5 या 6 महीने का और वक्त लग सकता है। सुरेंद्र जी जहां तक इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर एक्सचेंज की बात है, क्या वो हमने बढ़ता हुआ देखा है या फिर लोग अपना सोना होल्ड करके बैठे हैं इन एक्सपेक्टेशन की भाव यहाँ से और ऊपर जाएंगे? नहीं, हम रोज मार्केट में देख रहे हैं कि जो पुराना सोना है वो धीरे धीरे बिकने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में आता जा रहा है। लोग जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70,000 72,000 भी प्राइस हो जाएंगे, लेकिन एक रैली हमने 65,000 के बाद थोड़ी सी शुरू होते हुए देखी। कई बाजारों के अंदर कई सेगमेंट से हमें रिपोर्ट मिल रही है कि लोग अपना पुराना सोना बेच रहे हैं, क्योंकि जिन्हें जरूरत पड़ती है वो अपॉर्चुनिटी की राह देखते हैं और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो पुराना सोना बेचते हैं या फिर उसको एक्सचेंज करके उसी को कन्वर्ट करके नया सोना बनाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रेंड डेफिनेटली बाजारों में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये ट्रेंड तभी थमेंगे जब गोल्ड वापस 62,000 के आसपास आ जाए। सुरेंद्र जी यूजुअली कितना ओल्ड गोल्ड सेल की परसेंटेज मार्केट में आती है और वो कितने लेवल से एज ऑफ नाउ बढ़ी है, वो एक, और दूसरा क्योंकि खरीदारी मार्केट्स में नहीं है, प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, ऊपर की तरफ हैं, तो क्या स्पॉट मार्केट्स में कोई डिस्काउंट्स निकलते हुए आए हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल स्पॉट मार्केट लगभग भारतीय बाजारों में जो प्राइसेस हैं वो 600 से 700 रुपए के डिस्काउंट पे चल रहे हैं। सिल्वर में भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। जहां तक ओवरऑल जो स्क्रैप गोल्ड का मार्केट है या ओल्ड गोल्ड का जो मार्केट है जो बाजार में बिकने के लिए आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 225 टन का मार्केट है। लेकिन ऐसे पीरियड में हम इसको मंथली एवरेज यदि हम करें तो 20 टन की जगह पे हम देखते हैं कि ये लगभग 25 टन 26 टन तक पुराना सोना बिकने के लिए या रिसाइकल होने के लिए मार्केट में आता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदार नहीं है बाजार में, 30% का बाजार रह गया, लेकिन जो गोल्ड स्क्रैप की मार्केट है वहां पर एक इजाफा देखने को मिला है और ऑफ कोर्स क्योंकि खरीदार नहीं है तो डिस्काउंट्स भी यहां पर हैं। लेकिन दोनों ही एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेंड यहां का सोने का अभी भी ऑन द बुलिश साइड है। एक मुनाफा वसूली ऑफ कोर्स एक नियर टर्म में एक्सपेक्ट की जा सकती है। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। किशोर हमारे साथ बरकरार हैं, ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे मेटल्स और एनर्जी में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
स्वागत है आपका और मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ से भी देखने को मिला है ऑन द हायर साइड। वीक ऑन मंथ ज़्यादातर नॉन फेरस मेटल्स ने यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। उन लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ, वैसे मोस्टली फ्लैट कारोबार। किशोर, चाइना का ट्रेड डेटा CPI नंबर्स ऑन द पॉजिटिव साइड आए, चाइनीज युआन 5 हफ्ते के हाइज पर है और बाजार अब डॉलर इंडेक्स की गिरावट का फायदा भी उठाता हुआ नजर आया है। मेटल्स हल्की सी मुनाफा वसूली है लेकिन ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज राइट नाउ, कैसे यहाँ ट्रेड करना चाहिए? आई थिंक चाइना इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल इन दिस स्टोरी। मेटल्स में जितना रिकवरी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उतना रिकवरी नहीं आ पा रहा है और हालांकि अभी जो एक दो नंबर्स थोड़ा सा पॉजिटिव आया, बट आई थिंक ओवरऑल अंडरलाइंग टोन्स अभी भी चाइना में काफ़ी वीक है एंड रियल एस्टेट सेक्टर कहीं ना कहीं पिकअप नहीं होते हुए दिख रहे हैं। बट दे हैव, मतलब ये जो लास्ट 3-4 महीने से इन लोग ने जो रिफाइंड मेटल पे जो इंपोर्ट्स इतना बढ़ गया है चाइना में, कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। सो सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा क्वेश्चन है, बट फंडामेंटली अभी भी हमको लगता है कि जिंक और कॉपर ये दोनों मेटल स्ट्रांग है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी। जिंक शॉर्ट टर्म में काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है, 226.5 227 तक अपसाइड है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। कॉपर हम लोग काफ़ी बुलिश है, नॉट इवन शॉर्ट टर्म, एक्चुअली मीडियम टर्म में हम लोग काफ़ी बुलिश है, प्रॉब्ली 770 775 तक भी अपसाइड हम लोग मीडियम टर्म में देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देख 740 741 के आसपास का अपसाइड टारगेट्स है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा भी डिप्स मिलता है एनीवेयर क्लोज टू 734 735 जो है, इट्स अ गुड लेवल टू बाय। 741 742 का आपका अपसाइड टारगेट्स हो सकता है। किशोर, साथ ही सिल्वर के प्राइसेस को कैसे देखेंगे, क्योंकि जितनी वॉलेटाइल मूव्स हमने गोल्ड में आते हुए देखी हैं वैसी सिल्वर में नहीं है, ग्रेजुअल स्लो अप मूव यहाँ पर जारी है। गोल्ड का जो मूव में ह्यूज एक रोल प्ले कर रहे हैं सेंट्रल बैंक बाइंग और अंडरलाइंग जो टोन है वो कहीं ना कहीं सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है। सिल्वर में आप हालांकि एक फंडामेंटल्स ट्रैक करेंगे तो सिल्वर में काफ़ी समय के बाद एक डेफिसिट का माहौल दिख रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी एनालिस्ट्स एक्साइटेड हो गए और सिल्वर में काफ़ी बहुत बड़ा तेज़ी का कॉल्स भी चल रहा है। बट जो सिल्वर को वो जो सेंट्रल बैंक बाइंग का सपोर्ट नहीं है, सो आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं आपको जो अगर डॉलर सीरियस में डॉलर का गिरावट अगर देखने को मिल सकता है और यूएस का बॉन्ड यील्ड्स में अगर गिरावट देखते हैं, मतलब एक्चुअल मनी मार्केट वीकनेस अगर देखते हैं तो तभी जाकर आपको सिल्वर में रैली बनने के लिए आएगा। बट जो सपोर्ट गोल्ड का मिल रहा है वो सेंट्रल बैंक से मिल रहा है, सिल्वर को नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो रहा है। सो जो आउट परफॉर्मेंस एंटिसिपेटेड है वो एक्चुअली स्पेकुलेटिव बाइंग और जो इन्वेस्टर ड्रिवन बाइंग आएगा तो सिल्वर चल जाएगा। सो एज ऑफ नाउ जो गोल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मोर और लेस एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स ड्रिवन बाइंग है रादर देन, बिकॉज आप देखेंगे इन्वेस्टर के तरफ से देखेंगे SPDR का गोल्ड ट्रस्ट का जो यूनिट्स है वो अभी भी कम होते जा रहे हैं। सो इन्वेस्टर लेड बाइंग नहीं है अभी भी। ओके किशोर, हम ऐसे माहौल में है जहां पर इक्विटीज अच्छा खासा कर रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाइज पे है, सिल्वर में खरीदारी बनते हुए नजर आई है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाइज पे है। जैसा कहा जाता है ना, व्हाट विल गिव अवे फर्स्ट, तो कैसे देखते हैं अब ये बाजार आगे जाता हुआ? जो निवेशक हैं यहाँ पर, चाहे वो कमोडिटीज में हैं, फंड्स में हैं, क्रिप्टोज में हैं फॉर दैट मैटर। आई थिंक यहाँ पे द एंटिसिपेशन ऑफ डॉलर वीकनेस, एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट्स के वजह से जो एसेट क्लास में जो तेजी मिला था वो कहीं ना कहीं अनटिल अनलेस वो एक्चुअल रियलिटी पे नहीं आएगा तब तक आपको एक कूल ऑफ होएगा। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए ये एक कूल ऑफ हो सकता है अनटिल अनलेस यू एक्चुअली सी द मोमेंटम फॉर रेट कट्स, बिकॉज आपको यूएस का नंबर्स खराब होते हुए दिखना चाहिए। फिलहाल के लिए वो बहुत ही कम ऐसा जो वीकनेस दिख रहा है। And elections also probably one is which is a driving factor for that, and probably मुझे लगता है इनिशियली आपको क्रूड थोड़ा सा वीकनेस दिख सकता है। क्रूड में जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो खत्म हो चुका है, प्रॉब्ली अपसाइड में ज़्यादा से ज़्यादा रूम बचा नहीं है। सो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार वापस क्रूड नीचे आएगा, सो वहाँ से एक शुरुआत होगा प्रॉब्ली एक डाउन साइड के लिए। एंड बॉटम फिशिंग अगर करना है तो आई थिंक नेचुरल गैस इज ए बॉटम फिशिंग कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो चुका है वहाँ पे, उसको कवर करते करते एक्चुअली 25-30% का रैली आ सकता है। सो
आई थिंक एक्सट्रीम अगर एंड्स में देखेंगे तो क्रूड एक हायर लेवल पे है, वहां से गिर सकता है, और द बॉटम ऑफ बॉटम फिशिंग आप करना है तो नेचुरल गैस कर सकते हैं। बाकी सारे कमोडिटी समवेयर इन द मिडिल है। एंड अगर सेफ मेटल, आपको सेफ कमोडिटी चाहिए, प्रॉब्ली गोल्ड अभी भी सेफ है, एंड बेस मेटल्स में हल्का सा तेजी मिल सकता है, बट इट्स ए टैक्टिकल कॉल बट नॉट अ वेरी फंडामेंटल ड्रिवन कॉल। ऑलराइट, और जैसे आपने कहा काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स कहाँ पर जा सकता है, तो यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज अभी भी काफ़ी रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि 102 भी तोड़ सकता है और 100 की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि डॉलर वीक होना चाहिए। दो चीज़ें हैं उसमें, अभी जो नया 10 ईयर का जीसेक का सप्लाई आएगा, एंड वहाँ पे एक बड़ा सप्लाई फैक्टर है कि जहाँ पे आपको अभी भी बिकॉज ऑफ द सप्लाई आपको बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा बढ़त मिल सकता है, तो वो दैट इज़ कीपिंग डॉलर इंडेक्स होल्डिंग ऑन। प्रॉबली अगर आप पोस्ट इलेक्शंस जो है, आई थिंक डॉलर इंडेक्स में करेक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, प्रॉबली आपको 100 के आसपास भी आ जाएगा, उसको बड़ी बात नहीं है। बट उससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में कहीं ना कहीं वो क्रैक्स दिखना चाहिए। आपको इनिशियल क्रैक्स दिखेंगे नॉन फॉर्म पेरोल्स का नंबर्स और एवरेज आवरली अर्निंग्स का नंबर्स में। अगर वहाँ से आपको शुरुआत में क्रैक्स दिखेंगे, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपको फॉलोअप वीकनेस आपको देख सकते हैं। राइट, तो वो काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया है कि क्या आपको वॉच करना है बाजार में। और जहां तक कमोडिटीज़ की बात है, कच्चा तेल बेच के चलें, गैस में खरीदारी करें, सोना आप यहां पर खरीद के चल सकते हैं। और जहां तक मेटल्स है, आपको एक डेफिनेटिव रेंज देते हुए नजर आएंगे जहां पर बाय एंड सेल दोनों अपॉर्चुनिटीज़ शायद बनती हुई दिखेंगी। किशोर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल में सारी कमोडिटीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे सारा का सारा एक्शन यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की ओर।